ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 51। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैसे ही होटल का वेटर युनचे के बेड के पास आता है उसका बिहेवियर बदल जाता है। अब वो डायरेक्ट युनचे के स्पेशल रिंग की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर जैसे ही उसकी उंगलियां युनचे के रिंग को टच करने ही वाली होती हैं, अब आगे युनचे की आंखें खुल गईं और उसका हाथ बिजली की तरह वेटर की कलाई पकड़ लेता है। युनचे की ग्रिप ऐसी थी कि एक थ्रोन भी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे उसने किसी इंसान की कलाई नहीं बल्कि एक चिकनी मछली को पकड़ा हो। कलाई उसके हाथ से फिसल गई और वेटर एकदम से छपाक से निकल गया। वो वेटर एकदम चतुर मूवमेंट्स के साथ खिड़की से फ्लाई करके भाग गया। युनचे ने पहले पीछा करने का सोचा, लेकिन जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया उसके पैर रुक गए। उसकी आंखें शॉक में थीं। कारण सिंपल था, उस इंसान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सोचना भी मुश्किल था। सिर्फ एक पल के अंदर वो युनचे की ग्रिप से निकल गया और विंडो से बाहर बिजली की तरह उड़ गया। अब उसकी परछाई भी युनचे की आंखों में बस एक छोटा सा डॉट बन चुकी थी। युनचे खिड़की के पास खड़ा हुआ और अपने स्पेशल रिंग को देखा। उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे। यह रिंग तो बस स्काई पॉइजन पर्ल को कवर करने के लिए था, अंदर कुछ खास था ही नहीं। लेकिन अब शक साफ हो गया था। जो पहले से उसका पीछा कर रहा था वो एक टॉप लेवल का चोर था। वो चोरी करने, अपीयरेंस और आवाज बदलने, स्लीपिंग मिस्ट डालने और भागने में एक्सपर्ट था। सबसे बड़ी बात उसकी स्पीड युनचे के लिए एक सीधी चुनौती थी। युनचे तुरंत होटल छोड़ देता है और वापस फॉलिंग फ्लेम मर्चेंट गिल्ड की तरफ निकलता है। उसने सोचा कि शायद गिल्ड से निकलने के बाद जो लोग उसके पीछे आए उनमें से किसी से सबूत मिल जाए। शाम हो गई थी, लेकिन शहर की गलियां अभी भी भीड़ से भरी और शोरगुल वाली थीं। लेकिन गिल्ड के आसपास का एरिया थोड़ा सुनसान था। इसी वक्त एक लड़की की चीख सुनाई देती है, बचाओ मुझे, बचाओ। आगे एक ब्लू ड्रेस पहनी हुई लड़की भाग कर आ रही थी। उसका चेहरा पीच ब्लॉसम जैसा खूबसूरत और आंखें साफ और मासूम थीं। उसके पीछे एक मिडिल एज्ड आदमी उसका पीछा कर रहा था, जो वासना भरी हंसी हंस रहा था। लड़की ने युनचे को देखकर आखिरी उम्मीद के जैसे उसके पीछे छिप गई और बोली, सर मुझे बचा लीजिए, वो इंसान मुझे तंग कर रहा है, प्लीज मुझे बचाओ। युनचे ने हाथ बढ़ाया, उस लड़की को अपने पीछे रखा और मिडिल एज्ड आदमी को घूर कर कहा, डरो मत मिस, जब तक मैं यहां हूं वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मिडिल एज्ड आदमी जोर से हंसा और बोला, बच्चे तू अभी जवान भी नहीं हुआ और हीरो बनने चला है, हट जा वरना तुझे पहले खत्म कर दूंगा। युनचे ने गुस्से में कहा, तू मरना चाहता है, और एक कदम में उसका मुक्का आदमी के सीने पर दे मारा। एक बहरा कर देने वाली आवाज के साथ आदमी हवा में उड़ गया, जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। ब्लू ड्रेस्ड लड़की ने सरप्राइज में चिल्लाया। युनचे ने अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, ऐसे कमजोर लोग जो सिर्फ बुराई करने निकलते हैं अपनी मौत खुद बुलाते हैं। फिर वो लड़की की चिंता दिखाते हुए पूछता है, मिस तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उस लड़की के बोलने से पहले ही युनचे बिना किसी चेतावनी के सीधा उसके सीने पर अपनी हथेली मार देता है। लेकिन स्ट्राइक खाली हवा में जाती है। एक जोरदार आवाज के साथ लड़की का फिगर एक आफ्टर इमेज बनकर घुल जाता है। असली बॉडी 3 मीटर दूर चली गई थी और बिजली की तरह भागती है। युनचे ने सोचा, इस बार मैं तुम्हें दोबारा नहीं छोड़ूंगा, और बिना समय बर्बाद किए एक्टिवेट करता है ड्रैगन सोल डोमेन। आसमान हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ हुई और पूरा एरिया एक ड्रैगन सोल के जबरदस्त दबाव से भर गया। लड़की का असली रूप हिला और उसके चेहरे पर डर नजर आया। उसका शरीर शक्तिहीन होकर नीचे गिर गया। युनचे ने तुरंत एक फिनिक्स ब्रेक उसके चेस्ट पर मारा। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग टूट गया। वो मुंह से खून उगलते हुए जमीन पर गिर गई। युनचे उसके पास आकर उसके प्रोफाउंड वेन्स पर कदम रखता है ताकि वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी चैनल न कर सके। युनचे ने ठंडी आवाज में पूछा, तू है कौन? मुझे क्यों टारगेट कर रहा है? वो लड़की एकदम से आदमी की आवाज में बोली, न गुस्सा न नफरत, बल्कि शांत हंसी के साथ, मेरी पूरी जिंदगी में कभी कोई मुझे पकड़ नहीं सका। 8 ओवरलॉर्ड्स ने मुझे 7 दिन 7 रात चेस किया, लेकिन उन्होंने मेरा एक बाल भी नहीं छुआ, और आज एक अर्थ प्रोफाउंड लेवल का लड़का मुझे पकड़ गया। बस एक शब्द कहूंगा, इंप्रेसिव। युनचे ने उस आदमी पर अपना पैर रखे हुए कहा, यह सब कहकर मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो। अपने हाथों में जो मेडिसिनल पाउडर है वो भी मुझे दे दो। तुम्हारा ड्रीम बटरफ्लाई जैसा मामूली इल्यूजन पॉइजन मेरे सामने बेकार है। यह सुनते ही उस जवान लड़की की आंखें अचानक से सिकुड़ गईं जब उसे स्थिति का खतरा महसूस हुआ। उसकी लाइफ में यह पहली बार था जब उसे छिप न पाने का इतना भयानक एहसास हुआ था। उसके सामने खड़े इंसान की आंखें बर्फ के आईने जैसी थीं।
उसने जो ओवरलॉर्ड से पीछा किए जाने वाली बात कही थी वो असल में युनचे का ध्यान भटकाने के लिए ही थी, और सच में उसके दाहिने हाथ की उंगलियों के बीच में एक पॉइजन पाउडर था। यह सब युनचे ने पहले ही देख लिया था। वो जवान लड़की पूछती है, आखिर हो कौन तुम? तुम साफ साफ डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से नहीं हो, फिर भी तुम फीनिक्स फ्लेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम सच में ब्लू विंड नेशन से आए हो, लेकिन ब्लू विंड नेशन में तुम्हारे जैसा इंसान कैसे हो सकता है? युनचे की निगाहें एकदम साफ थीं और वो उसे बस कोल्डली देखता रहा। उसके पैर के नीचे दबे उस इंसान को समझ आ गया था कि उसके पास युनचे से सवाल करने का कोई हक नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से सांस लेते हुए कहता है, मेरा भेस आज तक किसी ने नहीं पहचाना। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? युनचे कहता है, मैं तुम्हारे ट्रैक्स, ऑरा और साउंड छुपाने की एबिलिटी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक अपीयरेंस की बात है तुम उसमें थोड़े कमजोर हो। जब तक कोई मेरे 6 मीटर के दायरे में है और उसने अपना अपीयरेंस बदला हुआ है, मैं उसे एक नजर में ही पहचान सकता हूं। युनचे फिर अचानक उसके बॉडी से अपना पैर हटा लेता है। वो पलट कर कहता है, चले जाओ यहां से। वो जवान आदमी, हां अब उसे आदमी कहना ही ठीक रहेगा, तेजी से जमीन से उठ खड़ा होता है। वो युनचे की पीठ को देखता है और उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास दिख रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उसे छोड़ देगा। वो बड़ी बड़ी आंखों से कहता है, तुम मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हो? तुम मुझसे पूछना नहीं चाहते कि मैं कौन हूं? ये नहीं जानना चाहते कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? सच में मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हो? युनचे बिना पीछे मुड़े जवाब देता है, क्योंकि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। वो आदमी पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं बुरा इंसान नहीं हूं? युनचे आधी बंद आंखों से कहता है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से बुरे लोग देखे हैं, इसलिए मुझे किसी को बुरा है या नहीं यह जानने के लिए सिर्फ एक नजर ही काफी है। वो आदमी एक कदम आगे बढ़ाता है और हैरानी से पूछता है, तुम ये नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया? युनचे कहता है, मुझे पहले से ही पता है क्यों। तुम यहां मुझसे फीनिक्स सनफ्लावर चुराने आए हो। वो आदमी तुरंत अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, कैसे? तुम्हें कैसे पता? युनचे आगे बताता है, स्मेल जैसी चीज को छुपाना अक्सर ऑरा से भी ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे हर्ब की स्मेल मुझे तुम्हारे जिस्म से आ रही है। भले ही तुमने इन स्मेल्स को मिटाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुमने इन सभी चीजों को पिछले 24 घंटों में छुआ है। तुम इसे कितना भी छुपा लो, थोड़ी सी स्मेल रह ही जाती है जो मेरे लिए पहचानने के लिए काफी है। यह सुनकर वो आदमी पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है और एक पत्थर की तरह जगह पर जम जाता है। युनचे ने आगे एक्सप्लेन किया, अगर ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स एक स्पेशल रिंग में रखे होते तो इनकी जरा सी भी स्मेल बाहर नहीं आती। इससे साफ पता चलता है कि तुमने इन्हें खुद छुआ है और आपस में मिलाया है। इन्हें मिलाने का नतीजा किसी की लाइफ को जबरदस्ती बढ़ाना होता है। किसी की लाइफ बढ़ाने के लिए बहुत सारे पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल्स की भी जरूरत होती है। बस बात यह है कि इस जबरदस्ती लाइफ बढ़ाने के प्रोसेस में बहुत ज्यादा दर्द होता है। उस दर्द को काबू में रखने के लिए और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट न होने देने के लिए सिर्फ फीनिक्स सनफ्लावर ही है जो मेरिडियंस के सारे दर्द को रोक सकता है। साथ ही तुमने मेरा पीछा भी तभी करना शुरू किया जब मैंने फीनिक्स सनफ्लावर हासिल किया, क्योंकि तुम मेरे पास किसी की जान बचाने के लिए आए थे और तुम्हारा मुझे मारने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए मेरे पास भी तुम्हें परेशान करने की कोई वजह नहीं है। तुम पर कुछ देर पहले पैर रखना ही काफी है। तुम जा सकते हो और यह सोचना छोड़ दो कि तुम मुझसे कुछ भी चुरा सकते हो। यह बोलने के बाद युनचे पलटकर वहां से जाने लगा। जब युनचे 10 कदम से ज्यादा आगे निकल गया तब उस आदमी को होश आया। वो एक लंबी छलांग लगाकर स्वूश की आवाज के साथ युनचे के सामने आ गया। वो इतना तेज था कि युनचे उसकी परछाई तक नहीं देख पाया। उस आदमी ने कहा, रुको छोटे भाई, नहीं रुको। बड़े भाई, मैंने आप जैसे एक हाई रैंक पर्सन को ऑफेंड करके अपनी ही काबिलियत को ज्यादा समझ लिया। मेरी आंखें थीं पर मैं देख न सका। लेकिन फीनिक्स सनफ्लावर मेरे लिए सच में बहुत जरूरी है। मैं आपसे भीख मांगता हूं, प्लीज अपने हाथों में जो फीनिक्स सनफ्लावर है वो मुझे दे दीजिए। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी आपसे ये मुफ्त में नहीं लूंगा। तुमने फॉलिंग फ्लेम मर्चेंट गिल्ड से फीनिक्स सनफ्लावर 2000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स में खरीदा था। मैं 3000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000। मैं तुमसे ये 10,000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स में खरीद लूंगा। वो जल्दी से प्रोफाउंड कॉइन कार्ड निकालता है और भीख मांगने वाले चेहरे से युनचे को देखता है। युनचे का इस पर कोई असर नहीं हुआ और वो धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, अगर कोई और समय होता तो शायद मैं ये तुम्हें दे सकता था, लेकिन अभी मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस फीनिक्स सनफ्लावर की सख्त जरूरत है।
वरना आधे महीने बाद डिवाइन फीनिक्स सिटी में मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए भले ही तुम और पैसे दे दो, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा। ये बोलने के बाद युनचे सीधा वहां से निकलने लगता है। वो आदमी आगे बढ़कर युनचे के कपड़े दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है। उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं। उसने कहा, आपके हाथों में जो फीनिक्स सनफ्लावर है वो इस साल मिलने वाला आखिरी फीनिक्स सनफ्लावर है। प्लीज, चाहे जो हो जाए, आपको यह मुझे देना ही होगा। अगर 10,000 पर्पल प्रोफाउंड कॉइन्स काफी नहीं है तो आप बताने में बिल्कुल मत झिझकना कि आपको कितना चाहिए। जब तक मैं वो दे सकता हूं, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। युनचे ने पक्के इरादे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही कह दिया है, यह पैसे की बात नहीं है। यह फीनिक्स सनफ्लावर मेरी किस्मत से जुड़ा है। मैं ये किसी भी हाल में किसी और को नहीं दूंगा। तुम कहीं और जाकर ढूंढो, शायद तुम्हें कोई और मिल जाए। उस आदमी के चेहरे पर गहरी मिन्नत दिखी और उसने कहा, अगर कहीं और मिल रहा होता तो मैं वहां सब जगह जा चुका होता। बड़े भाई, आपकी आंखें कमाल की हैं। आपको तो ये तक पता है कि मैंने किन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को छुआ है, तो आपको यह भी पता होगा कि उन सबको पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल्स के साथ मिलाकर लाइफ बढ़ाने पर कितना दर्द होता है। उसके पास जीने के लिए 1 साल से भी कम बचा है। मेरी अब सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं उसके साथ शांति से उसकी लाइफ का आखिरी साल बिताऊं। मैं भला कैसे उसको उस तरह का दर्द सहने दे सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ आधा हिस्सा ही फीनिक्स सनफ्लावर का मिल पाया। मेरी आखिरी उम्मीद अब सिर्फ आपके हाथों में मौजूद उस हिस्से पर टिकी है। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूं, ये मुझे दे दीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि एक दिन मैं आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। युनचे ने उस पर एक तिरछी नजर डाली, लेकिन फिर भी अपना सिर हिला दिया। उसने कहा, तुम्हारी हर काबिलियत साफ दिखाती है कि तुम एक असली चोर हो, लेकिन यह भी साफ है कि तुम्हारा दिल बिल्कुल बुरा नहीं है। लेकिन तुम और वो इंसान जिसे तुम बचाना चाहते हो, दोनों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना दयालु नहीं हूं कि अपनी जान की सुरक्षा से जुड़ी चीज को एक अनजान इंसान को बचाने के लिए इस्तेमाल करूं। बस हार मान लो और मेरा पीछा मत करो। अपना हाथ झटक कर वो स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करके 30 मीटर से भी ज्यादा दूर चला गया। बैंग की आवाज के साथ युनचे के पीछे से घुटनों के जमीन पर जोर से गिरने की आवाज आई। युनचे के कदम रुक गए। वो आदमी दोनों घुटनों पर बैठा था। उसका चेहरा गहरी मिन्नत से भरा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने कहा, बड़े भाई, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी से भीख नहीं मांगी, नहीं किसी के सामने घुटने टेके हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूं, दया करो। उसके पास सच में 1 साल से भी कम बचा है। प्लीज, मैं आपसे भीख मांगता हूं, भले ही मुझे आपकी गुलामी करनी पड़े। युनचे का दिल जोर से हिल गया। वो समझ गया था कि उसके आंसुओं और घुटने टेकने का क्या मतलब है। वो उसका सारा घमंड और सम्मान था। युनचे ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। वो उसके पास जाकर कहता है, जिस इंसान को तुम बचाना चाहते हो वो तुम्हारी क्या लगती है? यह देखकर कि युनचे उसकी तरफ वापस आ रहा है, उस आदमी की आंखें उम्मीद की रोशनी से चमक उठी। उसने कहा, वो मेरी पत्नी है। बड़े भाई, मैं आपसे भीख मांगता हूं, बस आप मुझे फीनिक्स सनफ्लावर दे दीजिए, मैं आपकी हर शर्त मान लूंगा। युनचे ने पूछा, बताओ तुम्हारी पत्नी को कैसी बीमारी हुई है? उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने कहा, वो बीमार नहीं हुई है। 5 साल पहले हमारे पूरे परिवार पर दुश्मनों ने छुपकर हमला कर दिया था। मेरे माता पिता दोनों मारे गए। उन्होंने अपनी जान दे दी ताकि मैं और मेरी पत्नी भाग सकें, लेकिन उस वक्त मेरी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई थी और उसे एक अजीब लाइलाज कोल्ड पॉइजन ने जकड़ लिया था। इतने सालों से मैं उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह साल ही आखिरी हद है। युनचे थोड़ा हैरान हुआ और बोला, छुपकर हमला? तुम छुपकर अटैक्स करने में एक्सपर्ट हो, तो तुम्हारे माता पिता तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? उस आदमी के चेहरे पर एक कशमकश का भाव आया, लेकिन फिर वो धीरे से आखिर में बोल ही देता है। वो सन मून डिवाइन हॉल थे। युनचे यह सुनकर एकदम हैरान हो गया। वो आदमी आगे बताता है, मेरा परिवार पीढ़ियों से चोर रहा है। मेरे एक पूर्वज ने एक बार सन मून डिवाइन हॉल में घुसकर एक टायरेंट प्रोफाउंड ब्लेड चुरा लिया था। इस वजह से पिछले कई 100 सालों से सन मून डिवाइन हॉल हमेशा हमारे निशान ढूंढ रहा था। फिर पता नहीं उन्होंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने हमारा एक ठिकाना ढूंढ लिया और इस तरह हमारे ऊपर यह मुसीबत आ गई। युनचे ने कहा, मैं समझ गया, उठो। युनचे ने गंभीरता से कहा, मुझे अपनी पत्नी से मिलवाने ले चलो। मुझे लगता है कि तुमने उसे कहीं ज्यादा दूर नहीं रखा होगा। वो डिवाइन फीनिक्स सिटी के अंदर ही होनी चाहिए, है ना? जिसे सुनकर वो आदमी हैरान हो गया। युनचे ने कहा,
मैं थोड़ी बहुत मेडिसिन जानता हूं, शायद मैं तुम्हारी पत्नी के घाव और पॉइजन का इलाज कर सकूं। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं आने दूंगा। युनचे के आखिरी शब्दों ने उस आदमी की सारी हिचकिचाहट को अचानक खत्म कर दिया। उसने और कुछ नहीं सोचा और जोर से अपना हाँ में सिर हिलाया। रात धीरे धीरे हो रही थी और युनचे उस आदमी के पीछे डिवाइन फीनिक्स सिटी के सदर्न रीजन के एक किनारे की तरफ जा रहा था। चलते चलते वो आदमी प्रिंसेस स्नो के बारे में बात करता है, जिस पर युनचे ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, प्रिंसेस स्नो डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की प्रिंसेसेस में से एक है ना? युनचे के बोलना खत्म करने के बाद वो देखता है कि उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई हैं। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे वो किसी एलियन को देख रहा हो। वो आदमी बड़ी बड़ी आंखों से कहता है, क्या तुम प्रिंसेस स्नो को नहीं जानते? युनचे ने वापस पूछा, क्या ये प्रिंसेस स्नो सच में फेमस है? युनचे के चेहरे पर झूठ का जरा सा भी निशान नहीं था। वो आदमी उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ युनचे को दोबारा नापता है। उसकी निगाहें बिल्कुल ऐसी नहीं थीं जैसे वो किसी जिंदा इंसान को देख रहा हो। उसने कहा, हे भगवान, तुम सीरियस हो? तुम सच में प्रिंसेस स्नो को नहीं जानते? जैसा सोचा था, तुम डिवाइन फेनिक्स एम्पायर से नहीं हो। अरे रुको, भले ही तुम डिवाइन फेनिक्स एम्पायर से नहीं हो, भले ही तुम किसी दूसरे देश के दूर दराज पहाड़ी इलाके से हो, यह नामुमकिन है कि तुम प्रिंसेस स्नो को न जानते हो। युनचे चुप रहा। यह सच में पहली बार था जब उसने प्रिंसेस स्नो का नाम सुना था। उस आदमी की आंखें चमकीं और उसने पूछा, तो क्या तुमने कभी हुआ मिंगहाई नाम सुना है? युनचे ने पूछा, हुआ मिंगहाई? कभी नहीं सुना। क्या यह कोई और फेमस इंसान है? वो आदमी उछल पड़ा और दांत दिखाते हुए चिल्लाया, हे भगवान, मैं मान लेता हूं अगर तुम प्रिंसेस स्नो को नहीं जानते, लेकिन तुमने महान हुआ मिंगहाई के बारे में भी कभी नहीं सुना। वो लेजेंडरी गोस्ट मिराज सेक्रेड हैंड है, पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का सबसे ऑसम इंसान। उनमें से एक। इंसानों को छोड़ दो, कीचड़ में रहने वाली मछली भी इस महान नाम को जानती होगी। ऐसा कोई इंसान कैसे हो सकता है जिसने ये नाम न सुना हो? युनचे ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, गोस्ट मिराज सेक्रेड हैंड, क्या बकवास निकनेम है। उस आदमी के चेहरे की मांसपेशियां ट्विच करने लगीं और ऐसा लगा जैसे वो युनचे से मौत की लड़ाई लड़ना चाहता है। उसने कहा, तुम कहीं दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हो, क्यों? युनचे ने उसे एक नई नजर से देखते हुए कहा, कहीं तुम वो गोस्ट मिराज सेक्रेड हैंड हुआ मिंगहाई तो नहीं हो? हुआ मिंगहाई ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, हां वही हूं मैं। युनचे ने पूछा, ओह समझ गया, तो मैं तुम्हें लिटिल हुआ या लिटिल हाई बुलाऊं? हुआ मिंगहाई रोने ही वाला था। उसने कहा, बस लिटिल हाई बुला लो। कुछ भी कहो, मैं लगभग 30 साल का हूं और यह लड़का साफ है कि 20 साल का भी नहीं है। इसी तरह बात करते करते डिवाइन फीनिक्स सिटी के एक कोने के बिल्कुल किनारे में हुआ मिंगहाई के कदम एक सुनसान से दिखने वाले छोटे घर के सामने रुक गए। उसने अपनी सांस रोकी, जल्दी से आसपास देखा और धीरे से कहा, यही है, मेरे साथ अंदर आओ। दरवाजा खुला और मेडिसिन की तेज स्मेल अंदर से आई। अंदर छोटे से बेड के ऊपर बैंगनी क्रिस्टल्स रखे थे जो बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। उन बैंगनी क्रिस्टल्स के ऊपर एक पतली सी औरत शांति से लेटी हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, औरत हिली और उसने एक कमजोर लेकिन उत्सुक आवाज निकाली, हस्बैंड, तुम वापस आ गए। यह आवाज सुनकर हुआ मिंगहाई का पूरा जिस्म कांप गया। वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, बेड के सामने खुद को गिरा दिया और इमोशनल होकर कहा, श्याओया, तुम जाग गई। मुझे माफ करना कि जब तुम उठी तो मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैंने तुम्हें जरूर डरा दिया होगा। तुम कैसा फील कर रही हो? क्या बहुत दर्द हो रहा है? युनचे हल्के कदमों से अंदर आया और हुआ मिंगहाई के पीछे खड्डा होकर उस औरत के चेहरे को देखता रहा। वो बेहद पतली और कमजोर हो चुकी थी। उसका चेहरा बिना रंग के पीला पड्डा हुआ था। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और एक धुंधली सी नजर से देख रही थीं। ये ऐसी नजर थी जिससे कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसके माथे पर थी। वहां एक गहरा नीला निशान साफ दिख रहा था। यह गहरा नीला रंग देखकर युनचे की भौहें हल्की सी सिकुड़रा गईं। वो औरत बोली, कोई बात नहीं, मैं अभी अभी उठी हूं, मुझे अब बहुत बेहतर लग रहा है। वो औरत पूरी कोशिश करके मुस्कुराई। इस समय उसकी आंखों ने आखिरकार एक धुंधला सा इंसानी फिगर पकड़ लिया। वो धीरे से बोली, हस्बैंड, क्या हमारे यहां कोई मेहमान आया है? हुआ मिंगहाई के बोलने का इंतजार किए बिना युनचे ने पहले ही जवाब दे दिया, हेलो, मेरा नाम लिंग युन है, मैं हुआ मिंगहाई का दोस्त हूं।
वो औरत दोहराती है, दोस्त। युनचे के अगले शब्दों ने उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक ला दी थी। वो एक्साइटेड होकर बोली, तुम सच में हस्बैंड के दोस्त हो? हस्बैंड? क्या वो सच में तुम्हारा दोस्त है? युनचे थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन हुआ मिंघाई जानता था कि वो इतनी इमोशनल क्यों हो रही थी। उसने जोर से सिर हिलाया। हां श्याओया, ये एक दोस्त है जिसे मैंने बाहर बनाया है। अगर ये दोस्त नहीं होता तो इसे कैसे पता चलता कि मेरा नाम हुआ मिंघाई है? वो औरत बोली, दोस्त? हस्बैंड का दोस्त? वो हंसती है, उसकी मुस्कुराहट भरा चेहरा पीला लेकिन खुश था। वो धीरे से दोहराती है, हस्बैंड का एक दोस्त है, हस्बैंड का सच में एक दोस्त है। युनचे ने मन ही मन एक सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। उसने कहा, मैं ना सिर्फ लिटिल हाई का दोस्त हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं। मैं यहां लिटिल हाई के साथ इसलिए आया हूं ताकि मैं देख सकूं कि क्या मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूं। लिटिल हाई, पहले साइड हटो, मुझे उसकी हालत देखने दो। यह सुनने के बाद हुआ मिंघाई जल्दी से साइड हो गया, जबकि उसकी दोनों आंखें सीधे युनचे को घूर रही थीं। उसने कहा, बड़े भाई प्लीज, आपको श्याओया को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अगर आप सच में उसे बचा सकते हैं। श्याओया के सामने हुआ मिंघाई आगे के शब्द नहीं बोल पाया। युनचे ने शांति से कहा, ऑफ कोर्स, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो बेड के सामने गया और उसकी नजर उसके माथे पर पड़े रही। उसकी भौहों के बीच में वो भयानक गहरा नीला कोल्ड पॉइजन दिख रहा था। वो लगभग उसके दिमाग में घुसने ही वाला था। उसके नीचे के सभी बैंगनी क्रिस्टल्स बेशकीमती थे, क्योंकि उनमें से हर एक सबसे प्योर पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल्स था। उसका जिस्म बेहद थक चुका था और वो इतने सालों तक उस भयानक कोल्ड पॉइजन के नीचे जिंदा रह पाई। इसका मुख्य कारण यह था कि उसका आधा जिस्म उन पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल से घिरा हुआ था। जब युनचे उसे देख रहा था, वो अचानक कमजोर आवाज में पूछती है, मेरा नाम है रू श्याओया, क्या मैं आपको भी बड़े भाई बुला सकती हूं? युनचे ने हां में सिर हिलाकर हामी भर दी। युनचे हुआ मिंघाई की तरफ पलटा। उसने कहा, मैंने तुम्हारी पत्नी के सिम्टम्स पहले देखे हैं और मैं उन्हें थोड़ा बहुत समझता हूं। तुम बाहर जाकर पहरा दो, किसी को अंदर मत आने देना। जब तक मैं इजाजत न दूं, तुम अंदर नहीं आ सकते। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक पेशेंट जितनी खतरनाक हालत में होता है, उतना ही जरूरी होता है कि ट्रीटमेंट में कोई डिस्टर्ब न हो। युनचे के ये कहते ही कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और हुआ मिंघाई पलक झपकते ही गायब हो गया। अगले ही पल दरवाजे के तेजी से बंद होने की आवाज गूंजी। ऐसी रफ्तार देखकर युनचे भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने अपने मन में सोचा, यह आदमी, इसने कौन सी मूवमेंट स्किल कल्टीवेट की है? असल में युनचे ने हुआ मिंघाई को बाहर इसलिए नहीं भेजा था कि उसे डिस्टर्ब होने का डर था। असली वजह यह थी कि वो अपने ट्रीटमेंट का तरीका छिपाना चाहता था। आखिरकार इतने कम समय में जहर निकालने के लिए उसे स्काई पॉइजन पर्ल का इस्तेमाल करना ही था। अगर वो स्काई पॉइजन पर्ल का इस्तेमाल नहीं करता तो उस कोल्ड पॉइजन को निकालने में उसे 10 मिलियन गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। 5 साल पुराना जहर उसके खून और मेरिडियंस में पूरी तरह मिल चुका था। जहर के अलावा रू श्याओया को गहरी इंटरनल इंजरीज भी थीं। कोल्ड पॉइजन की वजह से ये चोटें दिन ब दिन और खराब होती जा रही थीं। युनचे के लिए उसकी इंटरनल फेलियर्स उस कोल्ड पॉइजन से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थीं। युनचे ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और उसे रू श्याओया की छाती पर रखा। स्काई पॉइजन पर्ल से एक हल्की हरी रोशनी निकली, जो धीरे धीरे उसके पूरे जिस्म में फैल गई। स्काई पॉइजन पर्ल की शक्ति के सामने वो कोल्ड पॉइजन जो 5 सालों से उसके जिस्म को तबाह कर रहा था, तेजी से पिघलने लगा। बाहर हुआ मिंघाई एक गर्म तवे पर चींटी की तरह बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसके कदमों की आवाज आए। पूरा 1 घंटा बीत गया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी अंदर से युनचे की शांत आवाज आई, अंदर आ जाओ। बिजली की रफ्तार से हुआ मिंघाई ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि रू श्याओया अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा और एक्साइटेड होकर कहा, श्याओया कैसी है? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि रू श्याओया के माथे पर जो गहरा नीला रंग था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। हुआ मिंघाई का जिस्म एक्साइटमेंट से कांपने लगा। उसने अपना हाथ रू श्याओया की छाती पर रखा और अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से जांचा। उसे कोल्ड पॉइजन का जरा सा भी निशान महसूस नहीं हुआ। युनचे ने कहा, उसके जिस्म में जो कोल्ड पॉइजन था वो पूरी तरह से निकल चुका है। हुआ मिंघाई इतना भावुक हो गया कि वो खुद पर काबू न रख सका। उसने रू श्याओया का हाथ थामा और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। युनचे ने कहा, ठीक है, उसे परेशान मत करो, चलो बाहर चलते हैं। भले ही कोल्ड पॉइजन निकल गया है,
लेकिन उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो गई है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स थक चुके हैं। अभी वो पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं आई है। उसे आराम की सख्त जरूरत है। हुआ मिंगहाई ने फौरन खुद को संभाला, रू शाओया का कंबल ठीक किया और हल्के कदमों से युनचे के पीछे कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर युनचे ने अपनी स्लीव से एक छोटी सी जेड बॉटल निकाली और हुआ मिंगहाई को थमा दी। बोतल के अंदर लाल रंग का लिक्विड था। युनचे ने कहा, यह एक फायर एट्रीब्यूट एम्परर प्रोफाउंड ट्रू ड्रैगन का खून है। इसमें कुल 10 बूंदें हैं। तुम्हें एक बूंद को 3 लीटर पानी में मिलाना होगा और कल से हर दिन उसे 3 बूंदें पिलाना। हर महीने 1 बूंद बढ़ा देना। याद रखना, ज्यादा मत बढ़ाना, वरना उसका जिस्म इसे सह नहीं पाएगा। जेड बॉटल के अंदर बंद होने के बावजूद हुआ मिंगहाई उस ड्रैगन ब्लड से निकलने वाले प्योर और मैजेस्टिक ड्रैगन ऑरा को साफ महसूस कर पा रहा था। उसके दिल में तुरंत समझ आ गया कि रू शाओया जैसे कमजोर शरीर के लिए यह किसी स्वर्गीय औषधि से कम नहीं। उसने बोतल दोनों हाथों से पकड़ ली, लेकिन उसकी जबान पर शुक्रिया का एक शब्द भी नहीं आया। युनचे ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने 5 साल तक उसकी देखभाल की है, इसलिए मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। बस एक बात याद रखना, 3 महीने के अंदर तुम उसे पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल से अलग नहीं कर सकते, वरना उसकी जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। हुआ मिंगहाई का गला भर आया। उसकी आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। अचानक वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस बार उसकी हरकत में कमजोरी नहीं थी, बल्कि सम्मान और दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, एहसान करने वाले, मैं हुआ मिंगहाई आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा इस एहसान का बदला चुकाने के लिए। युनचे ने हल्की आह भरते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है। और जहां तक नाम की बात है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, मेरा नाम लिंग युन है। लेकिन हुआ मिंगहाई की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने सीधा पूछा, कहीं एहसान करने वाले का असली नाम युनचे तो नहीं? इन शब्दों ने युनचे को चौंका दिया। उसकी भौहें फौरन सिकुड़ गईं। यह क्या है? मैंने 2 बार नाम बताया है और दोनों बार लिंग युन कहा, फिर भी इसने असली नाम ले लिया। क्या डिवाइन फीनिक्स एम्पायर में मेरा नाम इतना फैल चुका है? युनचे की खामोशी देखकर हुआ मिंगहाई समझ गया कि उसका अंदाजा सही था। उसने जल्दी से कहा, जब मैं डिवाइन फीनिक्स सेक्ट में घुसा था तब मैंने युनचे नाम सुना था। वो कह रहे थे कि वो ब्लू विंड नेशन से है और सेक्ट का हिस्सा ना होते हुए भी उसके पास फीनिक्स ब्लड लाइन है। आप भी ब्लू विंड नेशन से हैं और फीनिक्स फ्लेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप वही हैं। यह सुनकर युनचे को आखिरकार राहत मिली। तो नाम मशहूर नहीं हुआ है, लोग सिर्फ फीनिक्स ब्लड लाइन वाली बात पर ध्यान दे रहे हैं। उसने हुआ मिंगहाई को उठने में मदद की और रात के आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं वही युनचे हूं। डिवाइन फीनिक्स सिटी आने का मेरा मकसद इसी मामले को सुलझाना है। इसी वजह से मैं तुम्हें फीनिक्स सनफ्लावर देने को तैयार नहीं था। खैर, अब जाकर अपनी पत्नी की देखभाल करो। जब वो ठीक हो जाए तो उसे यहां से बहुत दूर ले जाना। हुआ मिंगहाई ने बिना किसी झिझक के कहा, भले ही मैं एक चोर हूं, लेकिन मैं एहसान का कर्ज चुकाना नहीं भूलता। मेरी जान अब आपकी है। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़ी तो बस एक बार कह देना, चाहे काम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और अगर आपको कुछ चाहिए, चाहे वो सीक्रेट ग्राउंड्स में ही क्यों ना हो, मैं आपके लिए वहां घुसने को तैयार रहूंगा। उसके ये शब्द युनचे के दिल को छू गए। वो कुछ कहना चाहता था, होंठ हिले भी, लेकिन फिर चुप रह गया। हुआ मिंगहाई ने युनचे के चेहरे की झिझक देखी और तुरंत कहा, एहसान करने वाले, क्या आपको कुछ चाहिए? पूछने में झिझक मत कीजिए। अगर मैं ये एहसान नहीं चुका पाया तो कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। युनचे ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसकी आंखें चमकीं। उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन सी मूवमेंट स्किल इस्तेमाल करते हो? हुआ मिंगहाई पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर कुछ हिचकिचाहट के बाद बोला, यह मेरी हुआ फैमिली की खानदानी मूवमेंट स्किल है, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग। युनचे ने गंभीरता से पूछा, एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग, क्या यह मूवमेंट स्किल किसी और को सिखाई जा सकती है? यह सुनते ही हुआ मिंगहाई का चेहरा सख्त हो गया। उसने दुख से सिर हिलाया और कहा, माफ करना एहसान करने वाले, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन बस ये एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग हमारे परिवार की अमानत है। इसे किसी बाहरी को सिखाना हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। युनचे ने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया, क्लैन की टेक्निक्स वैसे भी बाहर नहीं फैलानी चाहिए। मैंने ही बदतमीजी की। अपनी पत्नी का ख्याल रखना। यह कहकर युनचे पलटा और उसका फिगर रात के अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गया। हुआ मिंगहाई वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर संघर्ष साफ दिख रहा था।
तभी जस्मिन की ठंडी और बेपरवाह आवाज युनचे के दिमाग में गूंजी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, जो इंसान की जान को घास के बराबर समझते हो, किसी अनजान को बचाने के लिए इतनी एनर्जी बर्बाद करोगे। युनचे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। यह साबित करता है कि मैं दिल से अभी भी एक अच्छा इंसान हूं, है ना? जैस्मिन ने बस हल्का किया। जब तक युनचे होटल लौटा, आधी रात हो चुकी थी। जैसे ही वो अपने कमरे का दरवाजा खोलने वाला था, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी भौहें तन गईं और पूरे जिस्म की नसें अकड़ गईं। उसे साफ महसूस हुआ उसके कमरे में कोई है। अंदर मौजूद शख्स छिपने की कला में उस्ताद था। अगर युनचे ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस का इस्तेमाल न किया होता तो उसे इसका अंदाजा कभी ना होता। उसी पल उसके जिस्म में एक ठंडी, रोंगटे खड़े कर देने वाली लहर दौड़ गई। एहसास साफ था, अंदर जो भी है वो बेहद ताकतवर है और उसे मारने आया है। जैस्मिन की आवाज अचानक तेजी से गूंजी। जल्दी निकलो, वो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 8वें लेवल पर है। उसने तुम्हें पहले ही डिटेक्ट कर लिया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो। साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना। First.